नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो इस बार दिल्ली के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात कई मायनों में बहुत ज्यादा खास रही है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत भी की और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री से विकास के जो तमाम परियोजनाएं चल रही हैं हरियाणा में, उन्हें लेकर बातचीत की गई है। प्रदेश के चहुमुखी विकास को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात कई मायनों में खास रही। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री से प्रदेश के विकास को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई और मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रदेश की नीतियों और योजनाओं को लेकर प्रदेश की तारीफ भी की। इस मुलाकात में सीएम ने हरियाणा की आर्थिक स्थिति को लेकर भी चर्चा की और जीएसटी के बारे में भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी। सीएम ने प्रदेश के एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री को बताया कि प्रदेश का एक्सपोर्ट पिछले 3 साल में 1,15,000 करोड़ से बढ़कर करीब 2,000 करोड़ हो गया है। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी प्रधानमंत्री से चर्चा की गई। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश में बनने वाली एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी के उद्घाटन के लिए न्योता दिया। इस जंगल सफारी का निर्माण करीब 10,000 एकड़ जमीन पर किया जा रहा है और पर्यावरण को लेकर प्रदेश सरकार का ये कदम काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो योजना हमने शुरू की है कि स्वास्थ्य जांच वर्ष में एक बार सभी नागरिकों की हो, इसके बारे में भी मैंने बताया। मिलाकर देश की जो अन्य आर्थिक स्थिति के बारे में, हमारे एक्सपोर्ट के बारे में भी उन्होंने पूछा। तो हमारा एक्सपोर्ट पिछले 3 साल में डबल हुआ है। जो 1,15,000 करोड़ रुपया जो 2019-20 में था, अभी 21-22 का ये जो आंकड़ा है ये बढ़कर के और 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है एक्सपोर्ट का। इसको और आगे बढ़ने के लिए भी योजनाएं जो कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ये हमने जो बनाया, इसकी भी मैंने उनको जानकारी दी है। ये मुलाकात राजनीतिक मायनों में भी काफी अहम रही। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री से आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। दी हैं और कुछ गपशप राजनीतिक जैसी होती है, स्वाभाविक है, वो आपको पता के जरूर होती है, वो भी हमने की है। उस नाते से भी आगे की चुनाव की तैयारी के लिए उन्होंने मुझे बताया कि आगे चुनाव की तैयारी में बहुत सारी चीज़ें और आगे बढ़नी चाहिए। स्थानीय निकाय के चुनाव के बारे में, आदमपुर के चुनाव के बारे में, ये सब चर्चा। मुख्यमंत्री के प्रयासों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशहित योजनाओं से पिछले 8 साल में प्रदेश को कई बड़ी सौगात मिली हैं। चाहे वो बात प्रदेश में बिजनेस के लिए एक आधारभूत मजबूत ढांचे की हो, या फिर प्रदेश में राजमार्ग बिछाने की, या हर नागरिक के स्वास्थ्य के लिए उपचार सुनिश्चित करने की। ऐसे में प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की इस मुलाकात से एक बार फिर प्रदेश को कई बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। मोटा अनाज यानी मिलेट्स आजकल ये शब्द सुर्खियों में है और इसकी एक खास वजह है। मोटा अनाज की अगर बात की जाए तो इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन होते हैं और तमाम चीजें होती हैं, और इसी को लेकर अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार लगातार मोटे अनाज को अब बढ़ावा दे रही है, ना सिर्फ देश के स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और इसी लेकर कई ऐसे संस्थान हैं जिनमें काम करना भी शुरू कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार किसान हित में अनेकों काम कर रही है।
जिसमें से एक है मोटे अनाज को बढ़ावा देना। मोटे अनाज के फायदे को देखते हुए इसे लोकप्रिय बनाने की भारत की मोदी सरकार ने विश्व स्तर पर पहल की। पीएम मोदी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने भी साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया। इस साल देश भर के कृषि संस्थान मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाएंगे। इसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने भी काम शुरू कर दिए हैं। इसके बारे में और ज्यादा जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि मोटा अनाज खाने के क्या फायदे हैं। मोटा अनाज खाने से शरीर में कई पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। गेहूं और चावल की तुलना में मोटे अनाज में मिनरल, विटामिन, एंजाइम और फाइबर ज्यादा होते हैं। मोटे अनाज में मैक्रो और माइक्रो जैसे पोषक तत्व ही मौजूद हैं। मोटे अनाजों में भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन, नायासिन, विटामिन B6, फॉलिक एसिड भी मौजूद रहता है। इसके अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम, जस्ता आदि खनिज लवण भी प्रचुर मात्रा में इसमें होते हैं। साथ ही मोटे अनाज कैल्शियम की भी पूर्ति करते हैं, जिससे हड्डियां भी मजबूत होती हैं। इसके अलावा मोटा अनाज खाने से पेट सही रहता है, साथ ही वजन कंट्रोल करने में भी ये मददगार है। मोटे अनाज में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट नींद की परेशानी और डिप्रेशन में भी मदद करते हैं। साथ ही एनीमिया जैसी बीमारियां भी इससे दूर रहती हैं। अन्य अनाज की तुलना में मोटा अनाज सस्ता भी होता है। मोटे अनाज का न सिर्फ आम लोगों को फायदा होगा, बल्कि किसानों को और ज्यादा फायदा होगा। आइए आपको बताते हैं कि किसानों को मोटे अनाज से क्या कुछ फायदे होंगे। मोटे अनाज से किसानों को और ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि किसान को कम लागत में ज्यादा उत्पादन और ज्यादा आय इससे मिलती है। साथ ही मोटे अनाज की खेती में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। मोटा अनाज कम पानी और कम उपजाऊ भूमि पर भी उपजता है। धान, गेहूं, गन्ना की तुलना में बहुत कम सिंचाई में भी बेहतर उपज इसकी मुख्य विशेषता है। साथ ही मोटे अनाज की खेती करने पर यूरिया और अन्य रसायन की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। मोटे अनाज की फसल पर्यावरण के अनुकूल फसल होती है और साथ ही इससे फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा पशुओं को भी पौष्टिक आहार मोटे अनाज के जरिए मिलता है, जिससे कि दुधारू पशु के दुग्ध उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। मोटे अनाज से होने वाले फायदे आपने जाने। अब मोटे अनाज की प्रमुख किस्मों के बारे में आपको बताते हैं। भारत में 16 प्रमुख किस्म के मोटे अनाज का उत्पादन होता है और उनका निर्यात किया जाता है। इनमें ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, चीना, कोदो, सवा, सांवा, झंगोरा, कुटकी, कुट्टू, चौलाई और ब्राउन टॉप मिलेट्स हैं। राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ संस्थान करनाल ने भी मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए संस्थान गेहूं और मोटे अनाज को मिलाकर विभिन्न खाद्य उत्पाद तैयार कर रहा है। इसके अलावा संस्थान के कृषि विशेषज्ञ किसानों को शिक्षित कर उन्हें अपनी आय को बढ़ाने के गुर सिखाएंगे। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि भारत सरकार ने 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। 1 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेट्स ईयर की शुरुआत करेंगे। इस दिन उनका संस्थान भी कार्यक्रम से सीधा जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए संस्थान गेहूं के मोटे अनाज को मिलाकर विभिन्न खाद्य उत्पाद तैयार कर रहा है। इन खाद्य उत्पादों में चपाती के अलावा ब्रेड और बिस्किट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज की खेती से किसानों की लागत भी कम हो जाएगी और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मोटे अनाज के उत्पादन में पानी, बिजली और लेबर का खर्च कम आता है। स्वास्थ्यवर्धक होने के कारण आम जनमानस में इसकी स्वीकार्यता भी तेजी से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज के महत्व के प्रति भारत पूरे विश्व को जागृत करेगा। साथ ही निदेशक ने बताया कि अब हमें धान और गेहूं के अलावा अन्य फसलों पर भी ध्यान देना होगा। इसमें मोटे अनाज भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। शुरू हो चुका है। हमारे जितने ICAR इंस्टीट्यूट्स हैं सबको गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि हम कब लंच में उसको मिलेट्स को इंक्लूड करेंगे। मिलेट सेलिब्रेशन को क्या होगा, फार्मर्स को, देश के लोगों को हम किस तरह से जागरूक करेंगे, एजुकेट करेंगे मिलेट्स के बारे में। उसके बारे में हमारा संस्थान भी और बाकी ICAR के संस्थान भी कार्य कर रहे हैं और वो अपना जो कार्यक्रम है उसके बारे में जो नोडल एजेंसी है उनको सूचित करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। आपको बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि हमारे साथ जो एक फसल बारले जुड़ी है, जो की फसल जुड़ी है,
वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने अपने महानिदेशक महोदय से निवेदन किया था कि आप मिलेट के साथ बारले को भी लीजिए, ताकि ये भी एक पोषण महत्वता रखती है। तो उन्होंने कहा इसके लिए हम आगे बार देखेंगे। अभी हमारा जो फोकस है वो केवल मिलेट्स पे है। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, हमारा संस्थान गेहूं के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें मिलेट्स को, बारले को, चने को इंक्लूड करके हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ताकि हम किसानों को और कंज्यूमर को नए नए तरह के प्रोडक्ट्स आने वाले सालों में दे पाएँ। चपाती है, बिस्किट है, ब्रेड है, ये 3 चीज़ें तो मैं आसानी से बता सकता हूँ। बाकी हमें प्रोडक्ट इवेलुएट करने होंगे, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस उसकी लेनी होगी, तभी हम उसको लॉन्च कर पाएंगे। मिलेट्स किसानों के लिए 3 तरह से फ़ायदेमंद होने वाला है। एक तो डाइवर्सिफिकेशन ऐड होगा, दूसरा ह्यूमन न्यूट्रिशन इम्प्रूव होगा, और तीसरा जो हमारी कैटल पॉपुलेशन है देश की, उनको भी जो मिलेट्स है, जैसे पहले मुझे याद पड़ता है हम बाजरा और ज्वार, ये जो 2 फसलें थी, इनको हम जानवरों को उनके चारे के साथ मिक्स करके कंसंट्रेट के रूप में देते थे। अब धीरे धीरे वो ख़त्म होता जा रहा है। तो जब हम मिलेट्स को प्रमोट करेंगे तो नेचुरली जो हमारा कैटल पॉपुलेशन है उनका न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव करेगा। जागरूक करने के लिए एक पूरा अभियान देश में चल रहा है, बल्कि विश्व में चल रहा है। उसको जागरूकता के लिए कौन सी फसल कहाँ होगी, कौन सी प्रजाति होगी, किस सीजन में होगी, उसके लिए क्या प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी होगी, उसका न्यूट्रिशन का हमारे आदमियों के और पशुओं के और पक्षियों के उसके स्वास्थ्य पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पूरे परिप्रेक्ष्य को पूरे देश को और विश्व को एजुकेट किया जाएगा, बताया जाएगा। और ये बहुत अच्छा अवसर है। पूरे ग्लोबली हम इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और भारत देश के लिए गर्व की बात है कि इसकी जो रूपरेखा है वो भारत ने बनाई है, और भारत ही इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। वहीं किसानों ने कहा कि मोटे अनाज को दोबारा उत्पादन में लाने के लिए केंद्र सरकार की सराहनीय पहल है। इससे उनकी लागत में और खर्च में कमी आएगी, साथ ही उनकी आय भी बढ़ेगी। अनाज के बारे में जी, अब तो गेहूं और जीरी के पीछे पड़े हैं लोग। पहले बोते थे, सब तंदुरुस्त रहते थे, बाजरा भी लगाते थे, मक्की भी लगाते थे, और जो सी दूसरी फसल थी वो। अब गेहूं चावल के पीछे पड़कर ज़्यादा बीमारी हो गई है, ज़्यादा खाद गिरा, ज़्यादा दवाई गिरा जीरी में जी। गेहूं में भी ऐसी हो गया जी, पहले गेहूं में स्प्रे नहीं हुए था, कीटनाशक का भी स्प्रे लग गया उन गेहूं में जी। तो क्या कहेंगे किसानों को आप? दूसरे किसानों को हम यही सलाह देंगे, भाई अपने पिछली रीति रिवाज पर मोटे अनाज पाओ, बाजरा उगाओ, मक्की उगाओ, ये ऐसी चीज़ें उगाओ जिससे आपका स्वास्थ्य भी तंदुरुस्त रहे और सब लागत भी कम आए। आने वाले टाइम जो है हमारा जो परंपरागत अनाज हैं उसमें मिलेट्स जो हैं वो सबसे हमारे उत्तराखंड के जो मिलेट्स हैं माने हुए हैं, वो विश्व में उनकी अपनी आप पहचान है। उसमें हमारा जो मंडवा होता है, कुलत होती है, झंगोरा होता है, और मक्की है, और उसके बाद सोयाबीन है। तो ये अपने आप में संपूर्ण आहार हैं, और ये पचने में आसान होते हैं, और इसके अंदर जो न्यूट्रिशन हैं सबसे ज़्यादा है, और इसके आने वाले टाइम पे इसकी डिमांड हर जगह है कि आने वाले टाइम पे हर किसान को इस अनाज की तरफ जाना चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि ये और अनाजों की तुलना में कम खाद लेता है, कम पानी लेता है, और इसमें ताकत ज़्यादा है। तो आने वाले टाइम पे सब लोगों को ये भोजन लेना चाहिए। जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मोटे अनाज के बारे में, वास्तविक में वो किसान के लिए एक अच्छा वह है साधन है, समय है कि वो मोटे अनाज पैदा करे, क्योंकि मोटे अनाज में कम से कम खादों का इस्तेमाल किया जाएगा, कम से कम पानी लेता है, कीड़ा कोई नहीं लगता है, शुद्ध उपज होती है उसकी, और खर्चा कम आता है उस पर, और उसके जो प्रोटीन्स या न्यूट्रिएंट्स कहें हम, उसमें सबसे अधिक होते हैं। इसलिए मक्का, मंडवा, ज्वार, झंगोरा, कंगनी और बाजरा, ये सारे अनाज मिल्स में जो है बहुत ही अच्छे होंगे और उपयोगी होंगे आने वाली जनरेशन में। जिस तरह से आज की इस दौर में आपका प्रदूषण बढ़ रहा है, ये हर जगह से केमिकल जा रहा है आदमी के अंदर,
ये इसका सारे से लड़ने की उसकी जो क्षमता है, ताकत है, वो बढ़ेगी। हरियाणा की मनोहर सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए जहां किसानों को जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं आम लोगों को भी मोटे अनाज के प्रति आकर्षित किया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कल दोपहर में मोटे अनाज के पकवानों का लंच भी करवाया जाएगा, जिसके लिए कृषि मंत्री ने विधानसभा सत्र के पहले दिन सभी सदस्यों को निमंत्रण दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी सदस्यों, अधिकारियों एवं प्रेस गैलरी के सदस्यों को कल दिनांक 27 दिसंबर 2022 को विधानसभा में लाइब्रेरी के समीप 1 बजे दोपहर भोज के लिए सादर आमंत्रित करता हूं और यह भी सूचित करना चाहता हूं कि भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है, जिसके तहत प्रदेश में मोटे अनाज मिलेट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। कल इस दोपहर भोज में मिलेट्स का भोजन किया जाएगा। प्योर मिलेट्स का ही खाना होगा सब। धन्यवाद। आप खाएंगे, बड़ा स्वादिष्ट होगा, तरह तरह के व्यंजन, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज देसी घी का करवा देते हैं। आज का भोजन 100 रुपए की थाली, 100 रुपए की थाली वो उपलब्ध है। हाँ जी, वो आज सभी का निमंत्रण हाथ जोड़ करके नहीं, ये इसका प्रचार प्रसार भी करें, खुद भी लें और मैं लोगों को गिफ्ट भी दूंगा, खिलाते हैं। ये हमारे खास करके हरियाणा प्रदेश के लिए बाजरे का उपयोग बढ़े, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। दक्षिण हरियाणा के अंदर जो हमारे किसान हैं, कम पानी में बाजरा पैदा करते हैं, इसका उपयोग बढ़ाने में सहयोग करूँ। यानी साफ है, प्रदेश के लोगों को एक संदेश देने की कोशिश मनोहर सरकार की तरफ से की जाएगी। इस लंच के कार्यक्रम में सिर्फ मोटे अनाज से बने पकवान ही परोसे जाएंगे। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मोटे अनाज यानी मिलेट्स वर्ष के तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। भारत की तरफ से पीएम मोदी ने ही इसके लिए प्रयास किए थे। पीएम मोदी ने एक बार फिर मोटे अनाज को बढ़ावा देने का आह्वान किया। वहीं देश में होने वाली G20 की बैठकों में भी मोटे अनाज के व्यंजन परोसे जाएंगे। और यमुनानगर में फलदार बाग योजना के तहत पंचायती जमीन पर फलदार पौधे लगाए गए हैं। जिले के कई बागों का वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जायजा लिया है। इस योजना से किस तरह से लाभ मिल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा सरकार की फलदार बाग योजना का अच्छा परिणाम मिल रहा है। यमुनानगर में वन विभाग अब तक 5 फलदार बाग स्थापित कर चुका है। इसी कड़ी में हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने रानीपुर, शहजादवाला, लेदा, भिलपुरा, खिजरी में स्थापित किए गए बाग और नर्सरियों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। वन मंत्री ने कहा कि रानीपुर गांव में 50 एकड़ की पंचायती जमीन पर इस योजना को धरातल पर उतारा है, ताकि जिला भी हरा भरा रहे और पंचायत को इससे आमदनी भी हो। हालांकि इस योजना से सीधा फायदा तो पंचायत को होगा, लेकिन इसका पूरा खर्च वन विभाग के जिम्मे है। ट्यूबवेल का कनेक्शन, तार बाड़ की चारदीवारी, खेत की जुताई, लेबर का खर्च और भी कई तरह के खर्चे वन विभाग उठाएगा। वन मंत्री ने कहा कि ये योजना पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं और जल्द ही औषधियों की नर्सरी भी तैयार की जाएगी। ये रानीपुर गांव है और पास ही इसके आदि बद्री है, उससे पहले गांव है ये। तो यहाँ पे 50 एकड़ जमीन है जो पंचायत ने में दी बाग लगाने के लिए, और उसमें 10,000 पौधे हमने लगाए। ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा जैसे हमने किया, तो ये इसलिए है कि ये जो पाड़ा पड़ता है ना, तो आम का जो पेड़ है वो सूख जाता है उसकी वजह से, तो उससे इसकी सुरक्षा के लिए ये ऊपर अपने डामने का काम किया। और आपने देखा कि बहुत ही अच्छे, काफी बड़ी संख्या में इसमें अलग अलग वैरायटी के पेड़ लगे हैं। जहाँ आम के लगे, जामुन के भी लगे, आंवले के भी लगे, बेड़े के भी लगे, कचनार के भी लगे हुए हैं, इमली के भी लगे हुए हैं, और अपना अर्जुन है, और जमुआ भी है, नीम भी है। बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे 10,000 पेड़ हमने लगाए यहाँ।
तो इससे जो डाइवर्सिटी वाली भी एक प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व होगी। तो अलग अलग वैरायटी के पेड़ हैं और साथ ही मैं समझता हूँ कि पंचायत की आमदनी भी इससे काफ़ी अच्छी बढ़ेगी। और आपने देखा काफ़ी ऊंचे नीचे है, लेकिन हमने काफ़ी अच्छा प्रयास जो हमारा विभाग है उसने किया। और अभी ये 1 साल से कुछ ही ज़्यादा के पेड़ हैं, 1 साल 3 महीने के पेड़ हैं अभी ये, और बहुत अच्छे चल रहे हैं। सर सिर्फ इस जिले में है या पूरे प्रदेश में इस प्रकार के? नहीं, देखिए हमने पूरे प्रदेश में चलाई स्कीम तो ये, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे जिले में सबसे ज्यादा काम इसमें हुआ। हमारे डीएफओ हैं सुमित बान जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसमें। और आज हमारे 9 जगह के प्रोग्राम थे आज इस प्रकार के, जहाँ या तो बाग लगे या इसी प्रकार की प्लांटेशन की है। 1 साल की 8,43,000 डीएफओ साहब बता रहे कि 8,43,000 की प्लांटेशन है, लेकिन ये बाग की नहीं है, ये टोटल प्लांटेशन है, जो टोटल हमने पेड़ लगाए वो। लेकिन जो बाग के है वो भी काफी बड़ी अच्छी मात्रा में है। अभी मैं आपको और भी दिखाऊंगा कई जगह, यानी कि ऐसे जो 20 एकड़ से लेकर और 50 एकड़ तक के कई बाग हमने यहाँ लगाए हैं। हाँ देखिए, उस पर भी काम कर रहे हैं, कुछ जगह वो भी लगाई गई है, जो औषधीय पेड़ लगाने थे वो भी लगाए गए हैं। लेकिन ये ज्यादा प्रभावी है क्योंकि काफी इससे आमदनी बढ़ेगी पंचायत की, और ये काफी बड़ा एरिया है, मतलब वाटिका तो एक छोटी सी है, तो उतना मतलब एक इम्प्रेशन नहीं देती। ठीक है, जरूरत के हिसाब से मैं लगा रहे औषधीय पेड़ भी, तो मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा कई जगह इस प्रकार के जो बहुत अच्छे हमारे चल रहे। और अभी हमने 2 साल पहले इस काम को शुरू किया। हमारी इच्छा है कि और पंचायतें भी इसमें आगे आए, इससे पंचायत की भी आमदन बढ़ेगी और पर्यावरण भी ठीक है। वन विभाग 12 रुपए का पेड़ दे रहा अभी, और काफी पेड़ हम हर साल पैदा करते हैं, लगभग 5 लाख से ज्यादा पेड़ हम वितरित करते हैं किसानों में। लेकिन हमारी भी एक सीमा है, अगर हम सारा पॉपुलर पैदा करने लग जाए, यही देने लगे, तो फिर दूसरे पेड़ पीछे रह जाएंगे ना जी। तो बहुत लोग हैं जो प्राइवेट नर्सरी वाले हैं, वो भी काम करते हैं और हम भी काम करते हैं। तो हम तो किसान को 250-300 पेड़ ही देते हैं 1 एकड़ के लिए। बाकी किसान को जिसने ज्यादा पेड़ लगाने हैं वो दूसरी एजेंसी से। डीएफओ सूरज भान ने फलदार बाग योजना के पीछे वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर का विजन भी बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत कई तरह के फलदार पौधे लगाए गए हैं। ये हमारे माननीय वन मंत्री जी का विजन था कि पंचायत की जो जमीन है उनमें फलदार पौधे लगाए जाएं, ताकि वहाँ के जो लोग हैं लोकल, उनको रोजगार मिले, पशु पक्षियों को आसरा मिले, वाइल्ड लाइफ लोगों के खेतों में नुकसान ना करके उनको वहाँ बसेरा मिले और पंचायत के साथ में आमदनी हो। बेगमपुर गांव की जो पंचायत लैंड है उसमें इसी वर्ष 22-23 में ही बाग लगाया है। तकरीबन 25 एकड़ जमीन है और उसमें 3270 पौधे लगे हैं। आम के करीबन 1700 हैं, अमरूद 850 के आसपास हैं, बाकी लीची है, नींबू है, मौसम्बी है। तो वो हम जो ना 3 साल देखभाल करेंगे, 3 साल के बाद गांव वालों को हैंड ओवर कर देंगे उसको। चलिए, हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।